इलाका जने। नमस्कार, मेरा नाम नीतीश खड़ायत है और हम सब क्लासमेट्स एक डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे थे जिसका नाम विलय था, जिसका कोर टॉपिक एनेक्सेशन ऑफ तिब्बत था, यानी कि राज्य हरण तिब्बत का, जो चला 1949 से 1961। अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं, मंचूरिया करके एक डायनेस्टी थी, किंग डायनेस्टी के अंदर एक राज्य था मंचूरिया 1644 में, जिसका तिब्बत एक पार्ट हुआ करता था, जिसका किंग जो था उसकी और तिब्बतन ग्रूज की एक मीटिंग्स थी या फिर एक समझौता था कि वो बुद्धिज़्म उन्हें क्वालिटी सिखाएंगे और वो उनके राज्य को प्रोटेक्ट करेंगे। 1911 में डॉक्टर सुन यात सेन के नेतृत्व में द चाइनीज़ रेवोल्यूशन हुआ, जिसमें मॉडर्न डे चाइना की गवर्नमेंट फॉर्म हुई। इसमें जो डॉक्टर थे उनके कम्युनिस्ट रिव्यूज़ थे बहुत ज़्यादा, जिसके कारणवश उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि जो भी स्लेव्स ऑफ मंचूरिया जो उनकी रियासत थी, उसके जो भी स्लेव्स थे वो डिज़र्व करते हैं चाइना का पार्ट होना। ऐसे ही करते करते 1949 में उन्होंने 40,000 सोल्जर्स, चाइनीज़ सोल्जर्स ईस्ट तिब्बतन में लागू कर दिए। अब तिब्बत के मेनली 3 पार्ट हैं, यूसांग, खम और अमदो, जिसके ईस्टर्न पार्ट पे चाइना ने 40,000 सोल्जर्स के साथ चढ़ाई कर दी थी। 1950 में द ग्रेट दलाई लामा, हिज होलीनेस दलाई लामा, 14 दलाई लामा चूज़ हुए, जिससे उनकी जो रिलीजियस गुरु माने जाते हैं तिब्बत के। उसके बाद 17 नवंबर 1950 द कोरोनेशन ऑफ द 14th दलाई लामा, हिज होलीनेस दलाई लामा, ही वॉज द 14th रिलीजियस लीडर ऑफ तिब्बत। अब जो इसकी चूजिंग प्रोसेस है वो भी काफ़ी डिफरेंट होती है बाकी सारे लोगों से, और ये अपने आप में एक यूनिक एक्सपीरियंस है। इसके बारे में जो हमारी फर्स्ट इंटरव्यूअर थी सोनम दादी, हम उन्हें दादी बुलाते, वैसे तो अमाला उन्होंने हमें बोला था अमाला बोलने के लिए। उन्होंने हमें इसके रिचुअल प्रोसेसेस अच्छे से बताए कि कैसे जो रिलीजियस गुरु है वो चुना जाता है तिब्बत का। अब ये इसका इम्पॉर्टेंस ये रहती है कि दलाई लामा जो होता है वो पॉलिटिकल लीडर होता है और रिलीजियस लीडर होता है एट द सेम टाइम, तो वो तिब्बत को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करता है। उसी के साथ ताशी दिलक, मैं नीतीश हूँ और हम एक डॉक्यूमेंट्री में बात करेंगे अभी। तो आप पहले अपना इंट्रोडक्शन बता दीजिए, आपका नाम वगैरह सब चीज़ बता दीजिए। ओके, मेरा नाम मेरे हस्बैंड के नाम से चलती है, सोनम कश्यप करके, और मैं ये क्लेमेंट टाउन में 1991 से रह रही हूँ। उससे पहले मैं सहारनपुर मुजफ्फरनगर में रहती थी। फिर मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद मैं अपने सोसाइटी में वापस आ गई। तो आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, मतलब बाकी तिब्बतन लोगों से, तो आपका हिंदी सीखना मतलब एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका जब आपने हिंदी सीखा है? फिर कैसे मैंने सीखा लिखा नहीं, क्योंकि जब एक इंडियन घर में बहू बन के गई तो वो लोग हिंदी बोलते थे, तो वो अपने आप ही उनमें घुल मिल गई और शायद मेरी हिंदी अच्छी हो गई। मतलब वैसे मैं हिंदी को बहुत पसंद करती थी बचपन से। लैंग्वेज बहुत अच्छा है, क्योंकि जो लिखते हैं वो बोलते हैं ना, तो वो सबसे अच्छा था। बुक्स वगैरह भी पढ़ते थे आप हिंदी में? बहुत ज़्यादा। आपका कोई फेवरेट पोएट वगैरह? मैं पोइट तो नहीं पढ़ती, पर मैं इसको पढ़ती थी, चाणक्य जी को बहुत पढ़ती। चाणक्य बहुत, मैं उनके कौटिल्य चाणक्य जी के सारी किताब मैंने मेरे ख्याल से पढ़ दिया। और उसके बाद जो रीडर्स एंड डाइजेस्ट हिंदी में आया करते थे ना उन ज़माने में, मेरे को उतनी तो नॉलेज नहीं। रीडर्स एंड डाइजेस्ट अब तो इंग्लिश में, हिंदी में नहीं आ रहा है, उस टाइम हिंदी में आते थे, उसको मैं बहुत पढ़ती थी। टाइम था घर में, तो आपने बस बोलते बोलते एक्सपीरियंस से सीखा। तो आप जब उसमें आई, वुमेन एसोसिएशन में आई तिब्बतन, तो आपने कैसे ज्वाइन करा? मतलब आपका एक्सपीरियंस क्या क्या था, आपने क्या क्या काम करा? मैं यहाँ जब क्लेमेंट टाउन में आई तो मुझे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन जब यहाँ के लोगों ने देखा कि ये तो हिंदी बोल सकती है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था हमारे सोसाइटी में ना। तो उन लोगों ने देखा कि ये हिंदी बोलती है, बहुत अच्छा, तो ये हमारे काम आने वाला है। तब इन लोगों ने मुझे बुलाया और मैं खुशी खुशी ज्वाइन कर लिया।
तो आपका रोल यही रह गया फिर तब से हिंदी और इसका? हाँ हाँ, तब से मैं जहाँ भी कोई हिंदी का ट्रांसलेट करना हो या कुछ हो तो मुझे बुलाया जाता है और मैं चली जाती। तो जब आप यहाँ नए नए आए थे क्लेमेंट टाउन में या फिर कहीं भी ले लो, तो आपके इनकम के सोर्स क्या थे उस टाइम पे? मेरे पति बहुत कुछ छोड़ गए थे तो मैंने कंजूसी की, बहुत बचाया और बच्चों को पढ़ाया। छोटे वाले ने बीकॉम किया, उसके बाद वो कॉलेज चला गया। बड़े वाले ने 12th किया, उसके बाद वो कह रहा था कि मैं नहीं पढ़ सकता, अब मैं कुछ काम करूँगा, तो वो बिजनेस करने लगा। ऐसे ऐसे ज़िंदगी बीत गई। और बाकी तिब्बती लोग का क्या होता जब हम तिब्बत से आए थे आप लोग ना, उस टाइम पे सोर्स ऑफ इनकम क्या था तिब्बतन लोगों का? उस टाइम तो आप ये सोचो कि अपना वो कटोरा भी नहीं ला पाए थे तिब्बत से जब भाग के आए। तो सोर्स ऑफ इनकम तो छोड़ दीजिए, यहाँ भारत में आके भाषा नहीं जानते थे, दूसरा मौसम का मार, वेदर, वहाँ ठंडे जगह से आए। यहाँ जब तिब्बती जब हिंदुस्तान आए तो बहुत सारे लोग गुजर गए। टाइफाइड होता था उस ज़माने में ना, और इनसे गर्मी बर्दाश्त न कर पाने से और खान पान में बहुत चेंज आ गए ना, तो इससे बहुत गुजर गए। और जिन्होंने सरवाइव किया वो उनको कुछ तो कमाना था बच्चों के लिए, अपने लिए, तो वो मनाली साइड में, शिमला साइड में रोड बनाने का काम में लगे, रोड कंस्ट्रक्शन में, सड़क बनाने में काम लगे। तो उस टाइम पे तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आई होंगी यहाँ पे नए लोगों में सेटल होने में? बहुत ज़्यादा परेशानी आई है। और हमारे पेरेंट्स जो थे वो मेडिसिन, मेरे ख्याल से मेरे पिताजी को तो इलाज न मिलने से गुजर गए। अच्छा, मेडिसिन होने की प्रॉब्लम? अब पता चलता है ना, तब तो पता नहीं था, हम बच्चे थे। मैं 13 साल की उम्र में दोनों गुजर गए थे, 1 महीने के अंदर। तो हाँ, उसके बाद फिर हमें स्कूल में भर्ती किया गया, मसूरी स्कूल में। तब इस होलीनेस की कृपा से, भारत सरकार की कृपा से स्कूल में बच्चों को फ्री में डाला जाता था, तब जाके स्कूल पहुँचे। तो जब आपके पेरेंट्स लोग आए थे या फिर जब आपको अगर कुछ याद है, तो उस टाइम पे ऐसा भी हुआ था कि आपको रेसिज्म या फिर जातिवाद इसका किसी शिकार हुआ, या फिर आपको कोई परेशानी हुई इस चक्कर में कि एक्सेप्टिंग नहीं थे लोग आपके लेके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में तो मुझे तो याद नहीं है कोई परेशानी हुआ हो, बल्कि मदद ही किया है। ऐसा कोई परेशानी, क्योंकि जगह जगह कैंप बने थे, लोग कैंप में रहने लगे थे, तो कोई ऐसे परेशानी तो नहीं हुआ। तो जब जो नई जनरेशन ऑफ महिलाएं हैं जो नेक्स्ट जन में आएंगी, तो आप उनसे क्या उम्मीद रखते हो कि वो कैसा कुछ करें या फिर कैसा परफॉर्म करें? उनसे तो मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद रखती हूँ, क्योंकि अभी हमारे टाइम में हम पढ़ लिख गए, चलिए 10th भी बहुत होता था उस ज़माने में, तो अभी के बच्चों को तो बहुत अच्छा पढ़ाई मिला है। लोगों ने, कई पेरेंट्स ने अपने दम पे उनको पढ़ाया है, और हिज होलीनेस की कृपा से बच्चों को पढ़ाई लिखाई खूब अच्छा हुआ है। तो आने वाले टाइम में तो हमसे तो बेटर ही करेंगे, बहुत बेटर करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अपने देश के लिए और सबके लिए अच्छा करेंगे। अभी प्रेजेंट में और आने वाले भविष्य में आपकी क्या उम्मीद है तिब्बत को लेके, उस टॉपिक के लिए, कि क्या होगा या फिर क्या कुछ हो सकता है? एक्चुअली हिज होलीनेस ने एक पैटर्न दिया है कि हम ये तो नहीं कह सकते कि हमें आज़ादी चाहिए, क्योंकि चीन हमारे बस की नहीं है। ये तो दुनिया जानती है, बोलना अच्छा नहीं लगता, पर दुनिया जानती है चीन किसी की बस की नहीं है। और तिब्बतन है मुट्ठी भर, ये क्या लड़ लेंगे, और इनकी मदद कौन करेगा? कोई है नहीं, है ना। तो इसलिए हिज होलीनेस ने मिडल पाथ निकाला है, स्वायत्तता, तिब्बत का स्वायत्तता। हम तिब्बत में जाएंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन तिब्बत की धर्म, कल्चर, ये सब हम अपने अंडर में रन करेंगे। पर चीनी सुन नहीं रहा।
अच्छा, ऑटोनॉमस जॉब। ऑटोनॉमस मांग रहे हैं, अच्छा। पर वो चीनी उसके विषय में बात ही नहीं कर रहा है। हम्म, तो अगर ये बात हो जाए हम्म, तो मेन तो ये है कि मार काट नहीं होंगे। हम्म, दूसरा ये है कि तिब्बती तिब्बत में चले जाएंगे तो वो अपना कल्चर, संस्कृत और धर्म को बचा पाएंगे, है ना। तो एक मेरा मतलब क्वेश्चन ये भी था कि आप बहुत स्मॉल कम्युनिटी हो बाकी कंपेरिजन में, इंडिया बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, हाँ, तो आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपनी जो लैंग्वेज है ना उसको बिल्कुल प्रिजर्व करके रखना कि बाकी लोग उसमें ज़्यादा ना आ पाएँ, या फिर वो कैसे सर्वाइव कर पाएगी कल के दिन जाके आपके बच्चों के लिए आने वाले भविष्य में। उसके लिए जगह जगह टिबेटन स्कूल खोले गए हैं ना, वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं और पेरेंट्स हमारे घर में टिबेटन लैंग्वेज बोलते हैं प्रॉपर। चाहे पेरेंट्स पढ़े लिखे हो कुछ भी हो, कोशिश यही करते हैं कि हम टिबेटन ही बोलेंगे ताकि हमारे बच्चे जो है उस लैंग्वेज को ना भूलें। यही नहीं कि लैंग्वेज में कोई दूसरा लैंग्वेज ना घुसाए, इसका भी बहुत ध्यान रखते हैं हम लोग। लैंग्वेज कई बार मिक्स हो जाता है ना, जैसे हालांकि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे मिक्स हो चुके हैं, जैसे कि हमारे में नाली, आजकल के बच्चे कहते हैं ओ उधर मत जाओ नाली में गिर जाओगे, टिबेटन लैंग्वेज में बोलेंगे पर वो नाली जो है वो हिंदी में बोलेंगे। तो ये चीज़ें का हम बहुत ध्यान रखते हैं, इसको नाली नहीं ज़ाब्तों कहेंगे। ज़ाब्तों। हाँ, आलू को आलू नहीं शोगो बोलते हैं। शोगो। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम उन लोगों के कान में डालते हैं कि ये नहीं कहना, ये कहना। अब इनमें से 100 में से 10 तो समझ ही जाएगा ना, कोशिश है। बच्चों के लिए भी सेम ही हुआ है कि कल के दिन में उनको। हाँ जी। तो अभी जैसे आप बोल रहे हो ना कि जो नए जनरेशन है, नई पीढ़ी है, उनका ज़्यादा एजुकेशन है, तो आपको लगता है कि वो तिब्बत को लेके सोचते हैं या फिर आने वाले टाइम पे सोचेंगे? बहुत सोचते हैं, बहुत सोचते हैं। बहुत। अभी आपने इंडिया में थोड़ा कम है क्योंकि सारे बच्चे बाहर जा चुके हैं। फॉरेन में आप देखिएगा, आज जरूर घर जाके देखिएगा, टिबेटन अपराइजिंग, टिबेटन वुमेन्स अपराइजिंग दोनों दिन में, और आपके फ्रांस में, अमेरिका में, कनाडा में, डेनमार्क में टिबेटन यंगस्टर्स ने लाइन लगा, इसलिए हमें बहुत अच्छा लगा। नई पीढ़ी भी तैयार है बिल मतलब। तैयार है, तैयार है। तो जैसे जो अपराइजिंग मूवमेंट था ना, एक तो 10 मार्च को मनाया था और एक 12 मार्च को था। जो 12 मार्च को था तो उसमें जो महिलाओं का रोल था वो कितना था, मतलब कितनी इम्पोर्टेंस थी महिलाओं के रोल में, क्या क्या उन्होंने रोल निभाए थे बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में प्रेजेंट? क्योंकि इस बार इस साल, हाँ नहीं, हर पहले से लेके अभी तक। अच्छा, तो ये है ना कि जैसे 10 मार्च को जैसे पूरी जनता ने शोर मचाया, तो उस टाइम जो महिला है, जो एजुकेटेड थे, नन्स थे, उन्होंने देखा कि हम 50% है, हम क्यों नहीं अलग से हम शोर मचाएंगे, हम भी तो शोर मचाएंगे। दरअसल में ये शोर मचाया किस लिए था पता है आपको? मैं तो एजुटेशन क्यों किया था? क्योंकि चीन ने ये कहा था कि हमारे एक जगह पे बहुत बड़ा ठंगशी यानी कि डांस वांस के प्रोग्राम होने वाला है, वहाँ हिज होलीनेस आए विदाउट गार्ड्स, लेकिन विदाउट गार्ड्स, विदाउट हिज ऑफिसर्स। तो चीनी तिब्बतियों को शक हो गया कि अब ये लोग कुछ गलत करेंगे, तो ये 10 मार्च का अपराइजिंग हुआ। तो औरतों ने सोचा अरे इन लोगों ने किया है, हम भी गए